चल, आपकी बुक कहाँ है बेटा? मैं भूल गया, ये ले आए जो बोलते थे। ठीक है मैम। तो आप फिर पढ़ाइए, सुनेंगे आज। ये वाली बुक लीजिए, फिर आप संहिता पूरी उठा लीजिए, ठीक है। श्लोक नंबर 11 और 12 द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय। क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तब तक समझेगा नहीं। अच्छा, दिशाओं के बारे में क्या जानते हैं आप? हाँ? दिशा हाँ, आप होते हैं। कितना? दिशा? हाँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 दिशाएं हो गई। हाँ, और 4 और हमने पढ़ा था, याद नहीं है। 8 दिशाएं हो गई। हाँ, और 10 एक दिशाएं ऊपर आप, हो गई, नीचे। 10 दिशाएं बताई गई हुई हैं। हाँ, दिशा कितनी होती है? 10। हाँ, आधा। अधा ये नहीं होता, ये ऊर्ध्व है, ये ऊर्ध्व, अधा आधा। है। फिर पूरब, पूर्व, पश्चिम मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इन चारों के कोने। कोने। हाँ, वही। क्या नाम है उन चारों कोनों का? उन चारों कोनों का जैसे पूर्व और पश्चिम के बीच में अगर होगा, नहीं। पूर्व पश्चिम के बीच में कैसे हो जाएगा? पूर्व पश्चिम के बीच में उत्तर आएगा। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व और उत्तर के बीच में जो होगा उसको आप कॉमन मैप कर को ऐसे देंगे। सामने रखो, हाँ। ठीक है। मैप मतलब इंडिया का मैप, समझ लो। इंडिया के मैप में जल्दी समझ में आता है क्योंकि सबको ज्योग्राफी पढ़ाई गई हुई है, थोड़ा बहुत पढ़े होगे। ऐसे सामने रख लिए, ठीक है। तो कश्मीर की साइड क्या है? नॉर्थ, उत्तर। नीचे केरला के साइड में, नीचे केरला वाली साइड में, श्रीलंका वाली साइड में क्या है? दक्षिण। इधर कौन सा? बंगाल वाली साइड में ये क्या है? पूरब। गुजरात वाली साइड में, एकदम कॉमन कॉमन स्टेट बता रहे हैं। पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तुम अपना कॉपी पे बना लो, बना लिए। ठीक है। अब सुबह शाम में तो 2 दे देना फोटो। हाँ, 2 देने पड़ेंगे। अब नॉर्थ और ईस्ट के इस वाले को बोला जाएगा ऐसे, ईस्ट इसके नहीं, नॉर्थ। ऐसे नहीं बोलते हैं। ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते, इसका नाम दिया गया हुआ है कुछ। हाँ, वही मैं बताना चाह रही हूँ आपको। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ता है ईशान्य कोण। कहीं कहीं ईशान्य, कहीं ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है। कोण है ये। कोण किसको कहते हैं? एंगल, मतलब इतने एंगल पे निकला। कितना एंगल हुआ? 45। हाँ, ये ठीक पूरा है। 90 है। हाँ, तो इसको 90 आधा कितना हुआ? 45 हो गया। 360 अब ये ईस्ट और साउथ के बीच में क्या है? ये क्या है? ये भी एक दिशा है। आग्नेय कोण। आग्नेय। हाँ, आग्नेय। यहाँ जलाना है किसको? तुमको फूकेंगे हम, अगर नहीं आती है तो, ठीक है। यही ले जाके फूका जाएगा तुमको। ये वाला क्या है? ये ईशान कोण। ईशान। अब वेस्ट और साउथ का कोना नैऋत्य कोण। यहाँ बलि दी जाती है। नैऋत्य कोण। बलि वाला। अरे यार, मैं बता रही हूँ जस्ट, बहुत सारी चीज़ हैं ऐसे। वेस्ट और नॉर्थ का कोना वायव्य कोण, वायु कोण जिसको बोलते हैं, या वायव्य कोण, वायव्य, ठीक। 8 दिशाओं के नाम याद हो गए। अभी मैं तुमको क्यों दिशा बता रही हूँ? द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय में श्लोक में आया है प्राच्य अवंती अपर अंत उत्था दुर्ना मानी महेंद्र जाहा। तो डिस्काउंट के लिए बोल रहे हैं। वेट, 10% कर दो उनका, 5% करो, 5% डिस्काउंट कर दो, -5% कर लो। अब प्राच्य मतलब पूर्व को प्राची भी कहते हैं, पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं, ईस्ट को प्राची नाम है इसका, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट का प्रतीची, ठीक है। ये 2 नाम बाकी काफी बार तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक है। अब पूर्व दिशा में, अब इसका जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, देखो, पढ़ो, देखो श्लोक में देखो 11 और 12 में, पूर्व दिशा से निकलने वाली सभी नदियां तथा अवंती देश के पश्चिम भाग से होने वाली नदी, उत्पन्न होने वाली जो नदियों का जल अर्श रोग उत्पन्न करता है। क्यों पढ़ रहे हो ये सब? ये पानी अगर है तो अगर कोई पिएगा उसको तो अर्श हो जाएगा। तो मैं पूछ रही हूँ क्यों पढ़ रहे हो? हमसे क्या लेना देना? डॉक्टर बनना है। हमसे क्या लेना देना? कहीं का भी पानी पी के आ जाए इंसान। नहीं, डॉक्टर उसको बताएंगे भैया नहीं पीना, नहीं तो अभी आरएस नहीं है, तो अभी आरएस है नहीं, तो हमने लिखा कहाँ है? नहीं दे रहा है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? जैसे डॉक्टर बनेंगे तो उसको समझाएंगे कि भैया ऐसा ना करना। तो ये हमसे क्या मतलब है?
हमको अर्श दिखेगा, हम करने लगेंगे उसकी ट्रीटमेंट। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मात्र स्वीकार कर। गधे हो तुम। जैसे इस देश का तुमको पता चल गया कि ये इंसान आया हुआ है, ठीक है, वहाँ का अगर नदी का पानी नहीं पी रहा होगा पर वहाँ से जुड़ा हुआ है, और अगर बोरिंग का भी पानी वहाँ का गया तो वहाँ का असर हो जाता है। अर्श रोग कारक है वहाँ का पानी, इस देश का पानी, ठीक है, पश्चिम भाग से जो उत्पन्न होने वाली नदियाँ होती। अब जो है अगर इस देश का इंसान आता है तो उसका वाटर चेंज कराएंगे। वाटर चेंज तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर अर्श रोगी है, क्योंकि हेतु से भी तो हटाना है, पॉजिटिव फैक्टर भी तो हटाएंगे आप उसका। तो उसके लिए जो है आप उसको बताएंगे कि पानी का उपयोग अलग तरीके से करना है। तो क्या बताएंगे? क्वथित जल, मतलब क्वाथ बना के जल, परहेज। तो आप उसको ये चीज़ बता सकते हैं कि आप पानी जो है इस तरीके से, क्वथित जल मतलब कि क्वाथ बना के पीना है। उबाल के कल बताया नहीं था तुमको, उबाल के पीने वाला पानी 1 लीटर लेना है, उसका 1/4 रिड्यूस कर देना है या 1/2 रिड्यूस करना है, फिर उसको अपने आप ठंडा कर लेना है, तब वो क्वथित जल होता है, क्वाथ बना के पीने वाला पानी, ठीक है। कोविड में सबने गरम गरम पानी पिया हुआ था। ये बताया था कल ना, तुम भूल गए, तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुके हो। ये बताया था लेकिन ये नहीं बताया था। ये बताया था हमने कि उससे ज़्यादा बेटर ये था कि लोग जो है उसको रिड्यूस करके पी लिए होते। हमने बताया, मुझे याद रहता है। और महेंद्र पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियों का जल जो होता है वो उदर रोग और श्लीपद को उत्पन्न करता है। सह्याद्री और विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियों का जल कुष्ठ कारक है, पांडु रोग उत्पन्न करता है। व्हाट इज पांडु रोग? एनीमिया। एनीमिया जो सिम्टम ऑफ पांडु रोग, पित्त प्रकोपक व्याधि है। शिरो रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। पर पारियात्र पर्वत से निकलने वाली नदियों का जल दोष नाशक होता है, बल और पौरुष देने वाला होता है। और समुद्र का जल क्या करेगा? त्रिदोष को बढ़ाएगा, त्रिदोष कारक होता है। अब इसको याद करने का तरीका कैसा रहेगा आपका? टेबल बनाओ, ठीक है। टेबल बनाने के बाद में एक तरफ लिखो पूर्व दिशा से निकलने वाली नदियाँ, और नहीं मैं बता रही हूँ, ऐसे बना लेना अपनी बुक में, ठीक है। श्लोक नंबर 11 और 12 के लिए लिखो। टेबल बनाना है, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा से अवंती देश की पश्चिम भाग से उत्पन्न होने वाली नदियाँ डैश अर्श रोग उत्पन्न करेंगी। पूर्व दिशा अर्श रोग। हाँ, फिर महेंद्र पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियाँ उदर रोग श्लीपद। सह्याद्री और विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कुष्ठ पांडु शिरो रोग। पारियात्र पर्वत से निकलने वाली नदियाँ दोष नाशक पांडु। अरे आपकी बुक में लिखा है बेटा, अब हम सब कुछ हाँ, ऐसे आप इसको टेबल बनाएंगे खूब सुंदर सा, उसके बाद उसको याद कर लेंगे जल्दी। हाँ, रंग देना, साड़ी किनारा बना लो तुम उस पे। यस मैम। चलो, कूप तडाग आदि के जल के गुण जो है, जो दोष या गुण या दोष जो है वो जंगल अनूप या पर्वत के अनुसार ही समझना चाहिए। अर्थात क्या हुआ? जंगल अनूप और पर्वत मतलब देश में जैसे गुण दोष होंगे वैसा ही वहाँ का पानी होगा। जैसे किसी तालाब का पानी है, कुआं का पानी है, तो वहाँ का देश देखो कौन सा है। अगर अनूप देश है, उसमें कुआं और तालाब है, तो उसी के देश के अकॉर्डिंग वहाँ का पानी हो जाएगा। अनूप देश का जल का वाटर कैसा बताया गया हुआ है? भारी होता है, क्लेद कारक होता है, ठीक है। वहाँ ऑलरेडी जो है पानी बैठा हुआ है ना, कफ कारक होगा। जंगल देश का क्या होगा? वात कारक होगा, हल्का होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी देश के अकॉर्डिंग ही उसके गुण और दोष आ जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखें अभी 13 और 14 का। जिनकी अग्नि मंद हो, अग्नि मतलब अग्नि इन द सेंस जाठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर। गुल्म पांडु उदर रोग अतिसार अर्श ग्रहणी दोष शोष और शोथ से पीड़ित व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए। एकदम पानी बंद कर दिया लो, बिल्कुल जीने भर का तो पिएंगे। अरे आगे बता रहे हैं भैया, ये व्याधित अवस्था है, ठीक है।
इस व्याधि की अवस्था में पानी के लिए उन्होंने मना किया हुआ है। परंतु यदि प्यास रोकी ही ना जा सके, अतिशय अशक्ति हो, तब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। जो पांडु रोग के व्यक्ति होते हैं ना, मतलब पांडु रोग मतलब जो पित्त प्रकोपक होंगे, आप देख लीजिए उदर रोग जो साइटिस की कंडीशन होती है वहाँ भी पानी मना कर दिया जाता है। उनको क्या दिया जाता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कहते हैं दूध आहार दिया जाता है, दुग्ध आहार, ठीक है। और उसके बाद अतिसार में भी वाटर मना कर दिया जाता है। ऑलरेडी वाटर लॉस हो ही रहा है ना। आप कहेंगे लो डिहाइड्रेशन हो रहा था, तब तो दिया गया था वो ORS पीने के लिए। वो कब दिया गया था? अशक्ति होने पर, नेक्स्ट वाली लाइन पे आने पर, जब रोगी को प्यास रोकी ही ना जा सके और अशक्ति होने लगती है तब दिया जाता है। अर्श के रोगी में भी बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए मना किया जाता है। देखो ये जो व्याधियां हैं, नाम पढ़ो इनके सबके, फिर से तुम पढ़ो। अग्नि, अग्नि जठराग्नि वहाँ मंद होती है, गुल्म, पांडु रोग, उदर रोग, अतिसार, अर्श, गृहिणी, शोष, शोष मतलब सारी धातुएं शोषित हो जाना, और शोथ स्वेलिंग हो जाना, मतलब एक्सट्रीम लीननेस, एक्सट्रीम हैवीनेस, फूल जाना, ये सब पानी के ही कारक हैं। और आपके डॉक्टर्स क्या कहते हैं? 7 to 8 लीटर्स वाटर इन अ डे। ये किडनी को क्लीन करता है। बेसिन लगवाए हो पेट में, ऊपर से डाला नीचे से निकल गया। जब अग्नि ही मंद, देखो कुछ भी खाते हैं तो हमारा ऐसा तो है नहीं कि वाटर के लिए कुछ अलग सा एलिमेंट्री कैनाल रखे हो, वो भी तो एलिमेंट्री कैनाल से ही होते हुए जाएगा। कहीं कहीं नहीं, हर जगह गलत है वो। एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहती हूँ, वो हम तुमको बाद में बता देंगे क्यों करते हैं वो लोग। दिस इज़ ऑल बिजनेस व्हाई दे डू, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आता, जबकि आप जब पानी पीते हैं तो दूसरी एलिमेंट्री कैनाल तो है नहीं, उसी से ही तो होके जानी है। पचन शक्ति उतनी ही लगनी है, चाहे आप खाना खाएं या पानी पिएं। बिना पचे वो जाने वाला नहीं है, नीचे उतरेगा नहीं। वो बात अलग है कि वाटर पी रहे हैं तो उसका वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ज़रूरी ये मस्ट है कि हाँ वो यूरिन के थ्रू निकलेगा या स्वेटिंग के थ्रू निकल जाएगा, उसके थ्रू निकलेगा। लेकिन पचन शक्ति वहाँ भी लगी, वहाँ भी आमाशय से होते हुए गुजरना है, डिओडेनम से होते हुए गुजरना है, इलियम, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज उतना तय करना है, ठीक है। तो जब हर जगह अग्नि काम कर रही है और वाटर ही पियोगे, और आपने, मुझे नहीं लगता किसी ने ये ना पढ़ा हो कि 5th क्लास में या 4th क्लास में कि वाटर से हमें क्या एलिमेंट मिलता है बॉडी को, पढ़ा है? मिनरल्स। और अपने बॉडी को मिनरल्स की कितनी ज़रूरत है? स्मॉल अमाउंट। तो उसको उतना ही पियो ना जितनी नीड है बॉडी को। क्यों भर भर पेट में पिए जा रहे हो? स्किन क्लीन होती है। लोग कहते हैं चेहरे पे ग्लो आता है, मैंने नहीं देखा किसी को ग्लो लाते हुए। हाँ, उससे गृहिणी रोग हो जाता है, और गृहिणी लोग के जो या पांडु रोग हो जाता है, उससे चेहरे पे चिकनाहट आती है, वो व्याधित अवस्था होती है, ठीक है। अब उसको अगर आप ग्लो कह रहे हैं तो आप ले लीजिए ग्लो, हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे फिर, ठीक है। ये होता है कि इससे मंद अग्नि हो जाती है। जब पेट पूरा आपने पानी से भर लिया तो जो अग्नि थी वो पानी पचाने में लग गई। खाना कब पचाओगे? प्रोटीन कहाँ से लोगे? कार्बोहाइड्रेट दे रहा है पानी कि प्रोटीन दे रहा है कि विटामिन दे देगा? नहीं दे रहा है। तब फिर क्यों इतना भर भर पेट के पीना? बॉडी बहुत अच्छी मशीन है, वो तो इंडक्शन दे ही रही है ना भाई, गर्मी आ गई है, प्यास लगेगी, पियो पानी। अब व्याधित अवस्था, इन्होंने इतनी व्याधियां गिनाई हुई हैं, ये आज के ज़माने में सबको ये व्याधि हो रही है, लगभग सबको ये व्याधि से ही ग्रसित हैं। अतिसार अक्सर हो जा रहा है, उदर रोग देख लो पेशेंट पड़े हुए हैं, पांडु रोग तो मत ही पूछो, आपकी बॉस भी देखो कितनी बढ़िया पांडु रोगी हैं, ठीक है। गुल्म रोग मत ही पूछो इसको, मतलब लोग डायग्नोस कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट सिम्टम वैसे ही दिखाई देते हैं। अर्श रोग मत पूछो, हर तीसरा पर्सन है बताए या ना बताए, दिस इज वेरी हेजिटेटेड व्याधि। खजली हो रही है, कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा, और क्योंकि ये शर्म की बात होती है और लोग बताना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये छुपी हुई व्याधि है, लेकिन देख लो आती पानी पीने से ही हो जाएगा। गृहिणी दोष, ये लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आई एम सफरिंग विद गृहिणी व्याधि। अब आप इसके सिम्टम जब चिकित्सा स्थान में देखेंगे तो आपको लगेगा येस आई एम सफरिंग विद गृहिणी दोष, ठीक है। शोष, आपको या तो लोग बहुत ज़्यादा एकदम दुबले पतले दिखेंगे, चक्कर आ गया, आपकी एनाटॉमी लैब में ही कितने लोगों को चक्कर आ जाता होगा,
असेंबली में खड़े हुए हैं बच्चे, उनको चक्कर आने की उम्र है वो उनकी, इतने दुबले पतले से हैं। और या तो शोथ हो जाता है खूब, बच्चा मेरा बहुत मोटा तगड़ा है, मोटा तगड़ा नहीं है, फूला हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट करवाओ। हाँ, वो फिर जबरदस्ती बच्चों को पानी पिलाने, आई हेट दिस। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, यस मैम। उनको तो पता ही है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अंदर का दरवाज़ा भी बंद कर देना तो काम करेगा। सुनाई दे रहा है वहाँ तक? हाँ, तो इसलिए जो है पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, और इस व्याधि में तो विशेष करके नहीं पीना चाहिए। और अगर बहुत आसक्ति हो रही हो, अशक्ति मतलब अगर आप थोड़ा सा वीकनेस फील कर रहे हो, इस व्याधि से ग्रसित हैं, तो थोड़े थोड़े पानी पी लीजिए। शरद व ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर स्वस्थ मनुष्य को हमेशा थोड़ा थोड़ा और अल्प पानी ही पीना चाहिए। शरद ऋतु में क्यों? क्योंकि पित्त प्रकोपक अवस्था रहती है, पित्त अग्नि के समान है, यहाँ प्यास लगेगी। ग्रीष्म ऋतु वातावरण पूरा गर्म होके बैठा हुआ है, तो यहाँ भी प्यास लगेगी, तब यहाँ पानी पी सकते हैं आप एक्स्ट्रा, बाकी में नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे श्लोक समस्थूल कृशा भुक्त मध्यांत प्रथमाम्बुपा। ये BHU 2013 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, किस चैप्टर से आया हुआ है? समस्थूल कृशा भुक्त मध्यांत प्रथमाम्बुपा। ठीक, ये एग्जाम में भी आ सकता है आपके। एक्सप्लेन दिस, चैप्टर्स का है। नहीं ये नहीं पूछता है, एक्सप्लेन इट। ये बहुत ही यूनिक है, जीवन में उतारने वाला श्लोक है, और सारे पेशेंट को समझाने के लिए भी है, इसीलिए मैं बहुत जोर दे के बता रही हूँ। समस्थूल कृशा भुक्त मध्यांत प्रथमाम्बुपाः। आप चटनी बनाए हो ना मिक्सर में? मिक्सर में चटनी कैसे बनती है? पहले द्रव्य डालते हैं, जो चटनी बनानी होती है, अगर टमाटर की बनानी हो तो टमाटर डाल दो, फिर उसमें धनिया डाल दो, फिर उसमें मिर्ची पड़ेगी, नमक पड़ेगा, उसके बाद पहले उसको घर्र कर लेते हैं, पहले तो चला के देख लेते हैं, अगर वाटर की ज़रूरत होती तब बीच में थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं। दिस इज़ द राइट प्रोसीजर टू मेक चटनी। वही प्रोसीजर आपके आमाशय में भी होता है। जब भूख लगती है, जब चटनी बनानी होती है बॉडी के लिए, बोलस फॉर्म जब फूड का बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं? पहले खाना खाते हैं कि पहले पानी पी लोगे? खाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बीच में अगर प्यास लगे तो बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहेंगे। अब एक काम करो, आमाशय में बोलस बन रहा है और यहाँ पे आप चटनी बन रहा है, दोनों को कोरिलेट कर लेना। यही वो श्लोक है, इसीलिए कोरिलेट करके बता रहे हैं। देखो, अगर भूख लगी है और चटनी बनानी है, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, भूख लगी है, आपने पहले पानी पी लिया, आदि में पहले पानी पी लिया, और चटनी बनानी है, पहले मिक्सर में आपने पानी भर लिया, चटनी बढ़िया बनेगी? बोलस बढ़िया बनेगा? ये जो आमाशय वाली बात है ना, ये कह रहे हैं, ये आदमी को कृश कर देता है, मतलब पतला दुबला कर देगा, क्योंकि अग्नि उसकी समाप्त कर दी आपने। ठीक, चटनी के बारे में समझते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, कॉमन सी चीज़ है। और अब क्या करना है? चटनी बन गई, बोलस बन गया, आमाशय में बोलस को समझो, यहाँ चटनी बन गया, उसमें ढेर सारा पानी डाल दो चटनी में, क्या वो चटनी रह जाएगी? तो खाने के बाद में ढेर सारा पानी क्यों पीना? पचन होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी आगे भी बताएंगे कि कितना कितना जो है आप खाना खाएंगे जठराग्नि के अकॉर्डिंग। तो कब पानी डालना है? जो पहला प्रोसीजर मैंने बताया चटनी बनाते वक्त, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। गले में अटक रहा है, एक सिप पानी ले लीजिए, वो भी नहीं भरपेट ग्लास भर पी गए। खाना खाते वक्त बीच बीच में पानी पिया जाता है, ये साम्यावस्था रखता है। इन्होंने ये कहा, भोजन के बीच बीच में जलपान से शरीर सम होता है, भोजन के अंत में जलपान करने से स्थूलता आती है, भोजन के प्रारंभ में जलपान करने से कृशता आती है। भूख तेज से लगी है, लो पहले पानी पी ले तब खाना खाएंगे, आप उतना अमाउंट खाना नहीं खा पाएंगे जितना आपको भूख लगी थी। या लास्ट में खूब ढेर सारा खाना खा के खूब ढेर सारा पानी पी लिया, अब आप चलने की हालत में नहीं है, यू हैव टू स्लीप और टेक अ रेस्ट। और खाना खाने के तुरंत बाद बैठना स्थूलता बढ़ाता है, और तुरंत जो है सो जाना वो भी अजीर्ण बढ़ाएगा, मतलब वो खाना ही नहीं अच्छे से पचने देगा। और अगर ये चाहो कि नहीं हम कुछ भी नहीं, हम दौड़ के रहेंगे चाहे जो हो जाए, दौड़ना तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार कहते हैं मृत्यु कारक होता है, खाना खाने के तुरंत बाद दौड़ना। जो लोग खाना खाने के बाद नीचे वॉक पे जाते हैं,
और तेज तेज वॉक करते हैं। उन्होंने कहा है कि बस शतपावली 100 कदम चल लो उतना बहुत है। और मुझे नहीं लगता 100 कदम चले बिना कोई सोता होगा। हार्डली कोई ऐसा होता होगा कि खाना खाने के बाद ऐसे थरिया अपना जो है बेड के नीचे सरकाया और चुपचाप बेड लगा के तुरंत सो गया। हार्डली कोई होता होगा, मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है कि अपनी थाली उठा के एटलीस्ट आप सिंक तक लेके जाते होंगे, 10 कदम वहाँ हो गया, 10 कदम फिर वापस आते होंगे, कुछ और काम रह गया, लाइट ऑफ करने जाते होंगे, 10 काम, इतने में 100 कदम हो ही जाना चाहिए मुझे जहाँ तक। तुरंत तो सोने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये मैं नाइट की बात में बता रही हूँ, दिन में की तो बात ही छोड़ो। तो फिर और हो जाएगा। हाँ, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर और कदम हो जाएंगे। कदम हो जाएंगे वो ठीक है, लेकिन वो कदम होने चाहिए, रनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो ब्रिस्क वॉक करने लगते हैं खाना खाने के बाद में, वाह भाई, ये काम आपने अच्छा बताया। अब जाते थे आप, अब नहीं जाएंगे, ऐसा अगर आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेद में बताई हुई बातों का आप पे असर पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ स्टॉप करें या आगे चलें? कितना बचा है आपका? 50। चलिए 15 तक करके फिर बैठते हैं, ठीक है। शीतल जल मदात्य, ग्लानि, मूर्छा, छर्दी, थकान, भ्रम, तृष्णा, गर्मी, दाह, पित्त, रक्त, विकृति तथा विष, इन सबको दूर करता है। शीतल जल मतलब यहाँ पे फ्रिज से निकाला हुआ पानी नहीं है, मैं इसी को ही केवल एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। शीतम मदात्य, ग्लानि, मूर्छा, छर्दी, श्रम, भ्रमान, तृष्णा, उष्ण, दाह, पित्त, अश्र, विषाणी, अम्बु, नियच्छति। शीतल जल मतलब यहाँ पे स्वांग शीत जल, या बहुत हो गया तो आप घड़े में रख लीजिए। शीतलीकरण के लिए जो 7 उपाय बताए हुए हैं सुश्रुत में, वो वाले आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप स्वांग शीत रखिए, सबसे कॉमन है घड़ा ले लीजिए, मिट्टी का घड़ा जो होता है, पक्के मिट्टी का घड़ा, उसमें रख लीजिए, उसमें शीतलता प्रॉपर बनी रहती है। फ्रिज के जल का जो अगर यूज़ करेंगे तो उसका अलग ही विपाक होता है और उसका जो वीर्य भी अलग हो जाता है। मदात्य, मदात्य मतलब होता है मद के कारण जो टॉक्सिकेशन बना रहता है, ऐसे घुम्मी घुम्मी सा लगा रहता है, जो मद्य का पान करते हैं वो, या मदात्य बिना मद्यपान किए भी मद्य जैसा ही ऐसे इंटॉक्सिकेशन रहता है, भ्रम जैसा रहता है, उसको मदात्य कहते हैं, व्याधि है ये। ग्लानि, ग्लानि मतलब अच्छा ना लगना, ऐसे घबराहट सी होने लगती है, मन नहीं करता है किसी काम में, वो है ग्लानि, ठीक। मूर्छा, मूर्छा मतलब फेंटिंग की कंडीशन में हमेशा शीतल जल का ही उपयोग करते हैं, वहाँ उष्ण जल का उपयोग नहीं करेंगे। अगर फेंट है पेशेंट, सबसे पहले शीतल जल का छिड़काव करते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऑन फेस, मतलब इंद्रियों को जगाइए पहले, ठीक है। कौन सी इंद्रियां सबसे पहले जगाते हैं वहाँ पे? त्वक इंद्रिय, ठीक है। छर्दी, वहाँ भी वायु का ही उपयोग होता है। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, एकदम पूरा ये कॉन्शियसनेस ख़त्म हो चुका है, कॉन्शियस में चला गया हुआ है। आप पहले पानी का छींटा मारेंगे, छींटा मारने के लिए आप त्वक इंद्रिय को आप जागृत करते हैं, ठीक है। त्वक वायु का स्थान, वायु जाके बताती है उठो उठो, लाल आँखें खोलो, है ना, पानी पड़ गया है मुंह पे, अब उठ जाओ। छर्दी, उल्टी की कंडीशन में भी आप जो है, जब उल्टी होने लगती है वहाँ भी शीतल जल का ही उपयोग करेंगे। थकान, जब बहुत ज़्यादा श्रम जिसको बोला है, श्रम मतलब थकान, काम करने के बाद में जब थकान लगती है इससे, ठीक। नेक्स्ट आता है भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर आना, खड़े हो ऐसे लगता है घूम गया। ये इस वाले जो है ये ऋतु चल रही है ना, इसमें बहुत खतरनाक सा होता है। आप कहीं से भी बाहर से आइए या कहीं धूप से ही आइए और अचानक से अपने कमरे में आइए और आप तुरंत एंटर नहीं कर पाएंगे, ऐसे लगता है घूम गया थोड़ा सा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा भी हो सकता है, वहाँ भी आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे, गर्म पानी नहीं। तृष्णा, जब प्यास लगी हो आप गर्म पानी नहीं पी सकते हैं। आप कोविड के टाइम पे या फिर कहीं ठंडियों में अगर गर्म पानी पिला देख लीजिए लोगों को, गर्मियों में क्या मतलब ठंडियों में लोग जो पी रहे थे पानी, वो आई यूज्ड इट, बट प्यास नहीं जाती है गर्म पानी से जब तक आप एक सिप ठंडा पानी न पी लेंगे, हैं। वेट घट जाता है थोड़ा वेट के लिए नहीं, व्याधित अवस्था में भी, जैसे अब गला बैठा हुआ है तो आप ठंडा पानी पिएंगे और बैठ जाएगा, हाँ तो घट जाता है, वो तो है ही, ठीक है। गर्मी, अगर उष्णता है तो भी आप शीतल जल का ही उपयोग करेंगे। दाह अगर है, एसिडिटी बनी हुई है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो भी आप जो है यही यूज़ करेंगे, शीतल जल। पित्त और रक्त की विकृति अगर है, पित्त बहुत ज़्यादा प्रकोपित है या पित्त की दुष्टि हुई है तो भी आप शीतल जल का उपयोग करेंगे। और
रक्त की दृष्टि या रक्त की विकृति है तो भी आप शीतल जल का उपयोग करेंगे। विष की कंडीशन में भी आप शीतल जल का ही उपयोग करेंगे। अगर उष्ण किया तो विष वाला पूछ रहे हैं, जो लिखा है वही करेंगे। हम थप्पड़ खा जाओगे। अभी ऊपर पहले बताया हुआ था हमने, विष की कंडीशन में अगर हमने उष्ण जल दिया तो क्या होगा। तुम वाई क्यों नहीं पूछते हो यार, क्यों देंगे हम। बाकी सबका एक्सप्लेन कर दिया, विष का मैंने अभी ऊपर बताया हुआ था इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं। विष की कंडीशन जो होती है, विष उष्ण होता है। हाँ सॉरी, विष उष्ण होता है, इसीलिए जो हमारा वो होता है मधु, हाँ। उसको उष्ण जल के साथ में नहीं देना चाहिए। अच्छा विष, हाँ अब समझ में आ गया कि उष्ण जल और विष बता रहे हैं। उष्ण जल जो है वो विष की वेग को और जल्दी बढ़ाएगा और विष को और जल्दी स्प्रेड कर देगा। वो भी उष्ण है, वो भी उष्ण है। तो वो उष्णता के कारण जो है और जल्दी स्प्रेड कर देता है बॉडी में, इसलिए उष्ण जल नहीं, तुरंत ठंडा दिया जाता है। इसीलिए जो लोग जैसे तेजाब वगैरह पी लेते हैं या सल्फास वगैरह जो खाए रहते हैं, जो विष इनटेक कर लेते हैं, उनमें या तो बर्फ़ खिलाने के लिए बोला जाता है या ठंडा दूध बोल दो पीने के लिए। जो बर्न होते हैं, एसिड से बर्न जो होते हैं, उनमें भी दूध डालने के लिए बताया हुआ है कि दूध डालते रहिए पहले जो अफेक्टिंग पार्ट पे। दूध डालते फट जाएगा दूध तुरंत, फिर दूध डालिए फिर फट जाएगा, फिर दूध डालिए फिर फट जाएगा। जब तक फटना ना बंद हो जाए दूध, तब तक वो एसिड अफेक्टेड पार्ट जो होता है, एक्सटर्नल पार्ट की बात कर रहे हैं, तब तक वो वहाँ पे डालते रहिए दूध उतना, तो उसके बर्निंग सेंसेशन कम होती है उससे और मार्क्स नहीं पड़ते। ठीक है, बंद करें हम। थैंक यू।